प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने निराला कृत राम की शक्ति पूजा की दो विशेषताओं का सविस्तार वर्णन किया था। आज हम उनकी बची हुई उस कविता की बची विशेष कविताओं पर का विश्लेषण कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। इस कविता की जो तीसरी विशेषता है वह इस कविता में पाई जाने वाली आधुनिकता। ये मैं पहले बता चुका हूं कि इस कविता का आधार पौराणिक था, लेकिन इस कविता की पौराणिकता में आधुनिकता समाई हुई है। कविता के केंद्र में सीता के प्रति राम का प्रेम प्रयास ऐसा लगता है एक सामान्य मनुष्य के प्रयास को व्यंजित करता है। राम के आंसू एक सामान्य व्यक्ति के आंसू दिखाई देते हैं। कविता में आया विभीषण का कूटनीतिक संवाद प्राचीन के साथ आधुनिक मानव की वाक चातुर्य की याद दिलाता है। और उसके जवाब में जब राम ये कहते हैं, कविता की पंक्ति है, मित्रवर विजय होगी समर, आज के उस मनुष्य की याद दिलाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त जब राम ये कहते हैं कि ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के धड़ जल। जब राम इस तरह से अपनी निराशा व्यक्त करते हैं, उनके आंसू अश्रुपात होता है उनके, तो ये कविता राम की वेदना आधुनिक व्यक्ति की वेदना से जुड़ जाती है। उस व्यक्ति की वेदना से जुड़ जाती है जो ये सोचता है कि मैं तो धर्म और सत्य के मार्ग पर दुखी हूं, और कुछ लोग अधर्म और झूठ के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति फल फूल रहे हैं। इसके अतिरिक्त कविता के अंत में नीलकमल गायब हो जाने का जो प्रकरण आता है, और उस स्थिति से निराश होकर के राम जब आत्मभर्त्सना करने लगते हैं और वे कहते हैं राम, कविता की पंक्तियां हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो निराला मध्यम वर्गीय पाठक से गहरी आत्मीयता सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। निराला की आत्मभर्त्सना उस मध्यम वर्गीय व्यक्ति की आत्मभर्त्सना है जो अपने जीवन में निरंतर बाधाओं का सामना करता रहा हो और जिसकी सफलता के मार्ग में अंतिम बार भी कोई बाधा आ खड़ी हुई हो। और अंत में राम को शक्ति द्वारा यह वरदान कि होगी जय हे पुरुषोत्तम न। मानो निराला ने संकेत दिया है कि इस कविता के नायक राम एक तरफ प्राचीन पुरुषोत्तम है तो दूसरी तरफ नवीन और आधुनिक भी है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि पौराणिक आधार लेने के बावजूद भी ये कविता जो है वो आधुनिक स्थितियों से पूरी तरह। तत्पश्चात इस कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता सामने आती है जो पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है, वह इस कविता में पाई जाने वाली चित्रात्मकता। निराला ने इस कविता में जिन घटनाओं का वर्णन किया है, कविता को जब पढ़ते हैं तो चित्रों की तरह पाठक की आंखों के सामने आती है। कविता का आरंभ जिस युद्ध के दृश्य होता है वह राम रावण के पूरे युद्ध को आंखों के सामने उपस्थित कर देता है। जैसे राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्दत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्व जिद दिव्य सरभंग भाव विद्यांग बद्ध कौदंड मुष्टि खर रुधिर स्राव। इसी क्रम में राम को जब जनक की पुष्प वाटिका में सीता से उनके प्रथम मिलन की याद आती है तो पूरा दृश्य पाठकों की आंखों के सामने चित्र के रूप में सामने आ जाता है। कविता का अंतिम अंश और भी ज्यादा चित्रात्मक है। जब रात के बीतने के साथ रंगमंच पर जैसे राम का तन और मन दोनों पृथक छोड़ते हैं और राम एक तपस्वी के रूप में बैठे हैं, तो सारा दृश्य आंखों के सामने साकार उठता है। कवि की पंक्तियां हैं, है नहीं सरासन आज अस्त तूणीर स्कंद, वह नहीं सोता निबिड़ दड़ जटा, सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यानधार। इन अंशों के उदाहरण के बाद स्पष्ट हो जाता है कि चित्रात्मकता इस कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद अगली जो विशेषता है वह है इसकी संवाद योजना। मैं पहले बता चुका हूं कि निराला कृत यह कविता नाटकीय है। चूंकि इसमें नाटकीयता है अतः इसमें संवाद भी है। इस कविता में लगभग 10 संवाद हैं। प्रारंभ के 2 संवाद शिव और शक्ति, और अंत पश्चात
विभीषण का राम को उत्साहित करना तथा एक बार युद्ध करके बीच में थोड़ा रुक जाना और पुनः राम का युद्ध संबंधी स्थिति को स्पष्ट करना अत्यंत प्रभावशाली है। संवाद का एक नमूना। विभीषण कहते हैं, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन, वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत हो पाते जीवन निर्जर। तो राम कहते हैं, बोले रघुकुणमणि मित्रवर विजय होगी न समर, ये नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण, उतरी है महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। इससे पूर्व जो शिव का संवाद आया है वो गंभीर नाम है, क्योंकि उसमें हनुमान की विशेषताएं गिनाई गई हैं। लेकिन विभीषण का संवाद अपेक्षाकृत सरल है और उसमें मुखरता है। विभीषण कहते हैं, कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। और विभीषण के संवाद का सबसे प्रभावशाली अंश वह है जिसके अंत में वे स्वयं को धिक्कारते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य जो है वो राम होते हैं। और वो कहते हैं, सुनता बसंत में उपवन में, कल कूजित पिक में बना किंतु लंकापति, धिक राघव धिक धिक। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभीषण के संवाद में कितना प्रभाव है कि अपने को धिक्कारते हुए उसका लक्ष्य जो है राम है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि इस कविता की संवाद या जो स्वगत भाषण है वो अत्यंत प्रभावशाली है। इसके बाद इस कविता की जो अंतिम विशेषता है वह इसकी प्रभावशाली भाषा। कवि निराला हिंदी में अपनी प्रखर भाषा के लिए जाने जाते हैं। उन सबसे अलग राम की शक्ति पूजा की जो भाषा है वो अत्यंत ओजपूर्ण और प्रभावशाली है। चूंकि आप लोग एमए के विद्यार्थी हैं, इसलिए इस कविता का जो भाषा संबंधी गुण है उस पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। छायावाद के अन्य जो 3 कवि हैं उनसे निराला की भाषा बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। उसमें ओज है, जोश है, विशेषकर राम की शक्ति पूजा में और इस दृष्टि से अब हम इस कविता का विचार करते हैं तो पाते हैं कि निराला की ये जो कालजयी कविता है राम की शक्ति पूजा, इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ से युक्त है और उपयुक्त कथन इस कविता के प्रथम अनुच्छेद पर पूरी तरह लागू होता है। इस अनुच्छेद में निराला जब राम रावण के युद्ध का वर्णन करते हैं तो प्रथम अनुच्छेद है वो 18 पंक्तियों तक चलता है और निराला उसके वर्णन में इतने तन्मय हो जाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं कि 18 पंक्तियों के बाद जाकर के पूर्ण विराम लगता है और पूरा जो दृश्य है वो भाषा की दृष्टि बहुत प्रभावशाली बन जाता है। उसमें अधिकतर सामासिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसा लगता है इस कविता में के प्रारंभ में संस्कृत निष्ठ समस्त पदावली का प्रयोग निराला ने युद्ध के वर्णन को प्रभावशाली बनाने के लिए किया है और उसको शीघ्रता से पूरा करने के लिए किया है। ऐसा लगता है कि वो इसके बाद मुख्य विषय पर आना चाहते हैं। इस कविता को जब आद्योपांत पढ़ते हैं तो ये बात सामने आती है कि निराला ने अपनी इस कविता के अंत में नहीं अपितु मध्य में भी तुकों का विधान किया है और बड़ी बारीकी से किया है। यदि सूक्ष्मता से इस कविता का अध्ययन करें तो ये बात सामने आती है। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूंगा। इस कविता की पंक्तियां हैं दो पंक्तियां हैं। प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम हुए। इसी तरह राघव लाघव वारण में
दोनों समस्त पदों में अंत्यानुप्रास के साथ आ की 4 बार आवृत्ति हुई है। और उपयुक्त उदाहरण जो मैंने दिया है उसमें कवि ने विषम जैसे तत्सम शब्द के साथ हुए जैसे देश शब्द का प्रयोग किया है। यह ध्यान देने की बात है कि निराला ने यह हुए शब्द तुलसीदास से लिया है और तुलसीदास की रचनाओं में ये जब कपियों का वो वर्णन करते हैं तो ये हुए शब्द वहां मिलता है। इस बात से निराला शब्द योजना में किसी रूढ़ सरनी के कायल नहीं है, अर्थात वो परंपरागत चली आती हुई जो स्थितियां हैं उसे अलग हट करके लिखते हैं, उसका वो पूरी तरह से अनुसरण नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा की दृष्टि से जब हम इस कविता पर विचार करते हैं तो इस कविता की भाषा में भाव और भाषा तथा अर्थ और संगीत और शब्द संगीत का गजब का संयोजन है। कविता को जो पढ़ते हैं, जब विशेषकर युद्ध का वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है मन युद्ध के बाज के साथ बज रहे हों। संस्कृत निष्ठ सामाजिक शब्दावली के अतिरिक्त कवि निराला ने राम की शक्ति पूजा में सहज भाषा के या सहज शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे है अमानिशा वाली जो 4 पंक्तियां हैं उसमें उगलता एक देश शब्द है और केवल जलती मसाल में मसाल जो है वो अरबी शब्द है। इस प्रकार भाषा की दृष्टि से हम देखें तो कविता जो है ये भी है और बहुत सहजता और सरलता भी लिए है। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि राम की शक्ति पूजा हिंदी की एक सशक्त कविता है, भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से। ये कविता समाप्त होती है कि शक्ति का स्रोत मनुष्य के भीतर है, उसे जागृत करने से ही मनुष्य जो है वो बाहरी विश्व में भी विजय प्राप्त कर सकता है। और राम के चरित्र द्वारा जब वो देवी की उपासना करते हैं और अपने लक्ष्य में सफल होते हैं तो आज के युवा पीढ़ी को निराला इसी बात का संदेश देना चाहते हैं कि शक्ति का स्रोत जो भीतर है और उसको जागृत करके ही व्यक्ति जो है इस संसार में सफल हो सकता है।